Hello students, welcome back to my YouTube channel. This is Nisha and in today's lecture we are going to discuss about DNA versus RNA. Okay, so in the last three lectures we have discussed about all the three experiments. First was the Griffith experiment, second was biochemical and the third was the Hershey and Chase experiment. And finally from the Hershey and Chase experiment we have concluded that DNA is the genetic material. अनइक्विवोकल प्रूफ मिल गया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है. ठीक है, बट इन फ्यू केसेस, कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है. तो ऐसा कैसे हो गया? मतलब पहले आप कह रहे हो कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, फिर आप कह रहे हो कुछ केसेस में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है. तो फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इन दोनों में से कौन सबसे ज्यादा बेटर जेनेटिक मटेरियल है और कौन कम अच्छा जेनेटिक मटेरियल है? ठीक है, तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले दो क्वेश्चंस आता है सबके माइंड में. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डीएनए इज द प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल. डीएनए क्यों प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल है? एंड द सेकंड इज व्हाई आरएनए परफॉर्म्स डायनामिक फंक्शन ऑफ मैसेंजर एंड अडेप्टर. बेसिकली सेकंड क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि डीएनए की तरह आरएनए जो है वो प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल क्यों नहीं है, इतना रिएक्टिव क्यों है, कैटालिटिक के तौर पे क्यों यूज होता है, और ये अपना जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट ना करके सिर्फ मैसेंजर और अडेप्टर की तरह क्यों एक्ट करता है इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो ये लेक्चर को खत्म होने तक आपको ये दोनों क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा. स्टे ट्यून. स्टार्ट करें. ओके, सो फर्स्ट, टू बी अ जेनेटिक मटेरियल कुछ क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसको फुलफिल करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल आप जब डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपको टेंथ में एक पर्टिकुलर नंबर लाना होता है, ट्वेल्थ में इतना नंबर लाना है, तब जाकर आप नीट के एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं, है ना. उसी तरीके से अगर जेनेटिक मटेरियल बनना है तो कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा. क्या है क्राइटेरिया? लेट्स सी. सो द फर्स्ट इज इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका. इट मीन्स दैट कोई भी जेनेटिक मटेरियल अगर बनना चाहता है तो पहले उसके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो अपने आप को रेप्लिकेट कर सके. रेप्लिकेशन मतलब होता है टू मेक कॉपी, कॉपी बनाना, अपने आप को डुप्लीकेट करना. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक कोई भी बॉक्स है, ये अपने आप को रेप्लिकेट करना चाह रहा है ना, तो ये बिल्कुल अपने जैसा ही एक और बनाएगा. ये होता है रेप्लिकेशन, कॉपी बनाना, डुप्लीकेट बनाना. ठीक है. सेकेंड, इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली. केमिकली और स्ट्रक्चरली दोनों तरह से ये स्टेबल होना चाहिए इसके. ठीक है. तीसरा ये इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस. जो जेनेटिक मटेरियल है वो स्टेबल तो होना चाहिए बट उसमें थोड़ा सा स्लो चेंजेस लाने के लिए भी वो परमिशन दे. ये नहीं कि बिल्कुल ही पत्थर की तरह बना रहे हैं, नहीं, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस होने की स्कोप हो, क्योंकि फॉर इवोल्यूशन चेंज बहुत जरूरी है ना. Now the fourth is it should be able to express itself in the form of Mendelian character. लास्ट चैप्टर में आपने मेंडल के बारे में पढ़ा होगा, है ना. तो मेंडल के अकॉर्डिंग जीन जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, आरएनए बनाता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन जो है वो एक्सप्रेस होने के बाद एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को शो करता है. तो कोई भी जेनेटिक मटेरियल है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके. ठीक है, ये चार क्राइटेरिया है. अब हम हर एक क्राइटेरिया को अच्छे से डिस्कस करेंगे एंड देखेंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो जेनेटिक मटेरियल बनने के लिए सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करता है और कौन सा नहीं. तो इस रेस में तीन मॉलिक्यूल्स है जो दौड़ रहे हैं, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन. वैसे प्रोटीन तो पहले पता है कि नहीं है, आरएनए भी पता नहीं है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है. बट फिर भी हम इन तीनों को एक साथ रख के देखते हैं कि ठीक है इनमें से कौन है जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर सकता है. बेसिकली ये उस तीनों एक्सपेरिमेंट का आप कह सकते हो कि अगर वो एक्सपेरिमेंट नहीं होता तो हम इस क्राइटेरिया को फुलफिल करके भी देख सकते थे कि क्या है. ठीक है, सो लेट्स डिस्कस क्राइटेरिया. ओके, so the first is it should be able to generate its replica, that is replication.
मैंने अभी बताया था रेप्लिकेशन मतलब होता है कॉपी बनाना है ना, टू मेक कॉपी, डुप्लीकेट बनाना। तो बिकॉज ऑफ रूल ऑफ बेस पेयरिंग एंड कॉम्प्लीमेंटारिटी, बेस पेयरिंग एंड कॉम्प्लीमेंटारिटी के रूल की वजह से जो न्यूक्लिक एसिड है डीएनए एंड आरएनए हैव द एबिलिटी टू डायरेक्ट द डुप्लीकेशन, वो अपने आप को डुप्लीकेट कर सकता है। बेस पेयरिंग एंड कॉम्प्लीमेंटारिटी होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो एडेनिन, थाइमिन, गुआनिसिन और साइटोसिन है। एक और है यूरेसिल, ठीक है, लेकिन डीएनए में या आरएनए में इनमें से कोई चार ही होता है, ठीक है। तो एडेनिन जो है वो हमेशा थाइमिन से बॉन्ड बनाता है, थाइमिन हमेशा एडेनिन से बॉन्ड बनाएगा, गुआनोसिन साइटोसिन से बनाएगा और साइटोसिन जो है वो गुआनिन से बनाता है, ठीक है। ये जो केस है ये डीएनए में होता है। आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है, आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है। तो थाइमिन यहाँ देखो किससे बॉन्ड बना रहा था, एडेनिन से। तो अगर यहाँ पर यूरेसिल है और ये थाइमिन की जगह पे है तो ये किससे बॉन्ड बनाएगा, एडेनिन से, ठीक है। बाकी जो तीन नाइट्रोजनस बेस है लाइक गुआनिन, साइटोसिन, ये सिमिलर है, ठीक है। जी सी से बनाएगा और सी जो है वो जी से बनाएगा। इसे हम बोलते हैं बेस पेयरिंग एंड कॉम्प्लीमेंटारिटी। आप यहाँ पे देख सकते हो व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंटारिटी स्ट्रैंड। एडेनिन थाइमिन से बॉन्ड बना रहा है, थाइमिन एडेनिन से, साइटोसिन गुआनोसिन से, ठीक है। तो इस रूल की वजह से डीएनए और आरएनए जो है अपने आप को डुप्लीकेट कर लेता है। जैसे अगर मैं बोलूँ ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए अपने आप को ब्रेक डाउन करेगा, अलग अलग बन गया, ये दोनों स्टैंड जो है वो अलग अलग हो गए। अब इस दोनों स्टैंड पे अगर यहाँ पे एडेनिन है, ये थाइमिन गुआनोसिन साइटोसिन थाइमिन गुआनिन है, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि ये फर्स्ट स्टैंड है, ये फर्स्ट स्टैंड, ये सेकंड है, तो फर्स्ट ये सेकंड ये, एडेनिन से एडेनिन के नीचे क्या होगा, थाइमिन, ये एडेनिन है, थाइमिन गुआनोसिन साइटोसिन थाइमिन और गुआनिन, एडेनिन बॉन्ड बनाएगा थाइमिन से, थाइमिन बॉन्ड बनाएगा एडेनिन से, गुआनिन जो है वो साइटोसिन, सी जी टी ए जी सी, ठीक है। हमने इसका ब्रेक डाउन कर दिया, यहाँ पे ये फर्स्ट स्टैंड आया, यहाँ पर सेकंड स्टैंड आएगा जो कि टी ए सी जी ए और सी का है, ठीक है। अब इस स्टैंड के बाद के सामने जो एक नया स्टैंड बनेगा वो बिल्कुल इसको कॉम्प्लीमेंट करेगा। लाइक अगर यहाँ पे एडेनिन है, यहाँ पर थाइमिन आएगा, थाइमिन के नीचे एडेनिन, जी के नीचे सी के नीचे जी, टी के नीचे ए और जी के नीचे सी, ये एक डीएनए बन गया। उसी तरीके से दूसरे स्टैंड भी बनेगा, टी के नीचे ए के नीचे टी सी जी, जी सी ए टी सी जी, ये दूसरा डीएनए बन गया। देखो कितना आसानी से एक डीएनए जो है वो दो डीएनए में कन्वर्ट हो गया, या दो डीएनए बना लिया, ठीक है। इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। ये डीएनए में भी होता है और ये आरएनए में भी होता है, बट अनफॉर्चुनेटली प्रोटीन जो है इस प्रॉपर्टी को फुलफिल, इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाता। प्रोटीन के पास रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है। तो प्रोटीन तो फर्स्ट क्राइटेरिया में ही रेस से बाहर हो गया। अब जो रेस में आगे भागेगा वो है डीएनए और आरएनए, ठीक है। अब देखते हैं क्राइटेरिया सेकंड, इट शुड बी स्टेबल। जेनेटिक मटेरियल जो है वो स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल का काम होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में या दूसरे जनरेशन में लेकर जाना। अगर ये स्टेबल नहीं होगा तो ये नहीं जा पाएगा, ये बीच में ही रिएक्ट करके ख़त्म हो जाएगा, इसका इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल को बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो स्टेबल होना चाहिए। स्टेबिलिटी जो है वो केमिकल और स्ट्रक्चरल दोनों बेसिस पे आती है। तो ये चार पॉइंट यहाँ पे जो 5 पॉइंट लिखा है, इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको डीएनए और आरएनए के बीच का स्ट्रक्चर दिखाना चाहती हूँ पहले, फिर हम इस 5 पॉइंट को डिस्कस करेंगे, ओके। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे लेफ्ट साइड में डीएनए है और राइट साइड में आरएनए है, ठीक है। डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है जनरली, आरएनए जो है वो जनरली सिंगल स्टैंडर्ड होता है। तो
अगर दो रस्सी है, दो रस्सी एक दूसरे से जुड़ी हुई है और एक तरफ सिंगल रस्सी है, तो कौन सी रस्सी ज्यादा स्ट्रांग होगी? ऑफ कोर्स वो रस्सी ज्यादा स्ट्रांग है जिसमें दो रस्सी लिपटी हुई है ना। तो फर्स्ट स्टेप से आपको पता है कि डीएनए जो है वो डबल स्टैंडर्ड है, तो डबल स्टैंडर्ड होने की वजह से वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू आरएनए। सेकेंड, अगर उसमें यूज हुए शुगर की अगर हम बात करें, डीएनए किससे बना है? शुगर, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फोरस से, है ना। तो अगर उसमें हम उसके शुगर की बात करें तो डीएनए के केस में जो शुगर यूज होता है वो डीऑक्सीराइबोज है। वही आरएनए के केस में जो शुगर यूज होता है वो राइबोज शुगर है। इन दोनों शुगर में डिफरेंस उसके सेकंड और थर्ड पोजीशन पे ओएच का होता है। दिस इज द फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। डीएनए के केस में सेकंड पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे, इसमें सेकंड पोजीशन पे एच है और थर्ड पोजीशन पे ओएच है। आरएनए में सेकंड और थर्ड दोनों पोजीशन पे दो ओएच है। इसका मतलब ये डीएनए के केस में एक ओएच है और आरएनए के केस में दो ओएच है ना। अब OH थोड़ा बहुत केमिस्ट्री याद करो। OH जो है वो बहुत ऑक्सीजन हमारा बहुत हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, इट मीन्स दैट ये बहुत ज्यादा क्या है, रिएक्टिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना। फ्लोरीन से जस्ट नीचे ऑक्सीजन का चांस आता है, याद है थोड़ा बहुत। इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज्यादा है, रिएक्टिव ज्यादा है। और आपको पता है रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें और स्टेबिलिटी की, तो ये इनवर्स होता है एक दूसरे के। जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कम स्टेबल है, जो कम स्टेबल है वो ज्यादा रिएक्टिव है, जो कम रिएक्टिव है वो ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो है वो बहुत वो रिएक्टिव है, इसका मतलब ये है कि वो स्टेबल कम है। ठीक है, तो अगर स्टेबल कम है तो OH जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा कम हो जाएगी, रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो डीएनए के केस में एक OH है और आरएनए के केस में दो OH है। तो आप खुद बता दो, बहुत सिंपल हो गया अब तो, कि इन दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा और कौन स्टेबल होगा। दो OH है तो इसका मतलब है कि ये ज्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव एंड लेस स्टेबल, है ना। एक OH जो है वो दो OH के कंपैरिजन में कम रिएक्टिव और कम स्टेबल, ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, सेकंड डिफरेंस समझ में आ गया। अब बात करते हैं थर्ड डिफरेंस की। थर्ड डिफरेंस आता है नाइट्रोजनस बेसिस की वजह से। इन द केस ऑफ डीएनए थाइमिन होता है और आरएनए में थाइमिन की जगह पे यूरेसिल होता है। साइटोसिन, एडेनिन और ग्वानिन, ये तीन जो है वो दोनों डीएनए और आरएनए में सिमिलर होते हैं, सेम होता है। डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ थायमिन और यूरेसिल में होता है। डीएनए के केस में थायमिन होता है और आरएनए के केस में यूरेसिल होता है। इसका स्ट्रक्चर जब आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि डीएनए में थायमिन जो है इसमें कार्बन रिंग का जो कार्बन है वो मिथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, दैट इज CH3 से जुड़ा है। और आरएनए में जो कार्बन है रिंग का कार्बन वो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। और थोड़ा सा केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कार्बन कार्बन बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में से कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना बहुत मुश्किल है एज कंपेयर टू कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आया? तो कार्बन कार्बन बॉन्ड कहाँ है? थाइमीन में है, इसलिए थाइमीन का बॉन्ड जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू आरएनए। इसीलिए ओवरऑल इन तीन रीजन की वजह से डीएनए जो है वो प्रूव हो जाता है मोर स्टेबल देन आरएनए। ठीक है, कोई डाउट नहीं? अब हम वापस स्लाइड पे जाते हैं और इन 5 पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज 2 OH ग्रुप इन आरएनए एंड ओनली 1 OH इन डीएनए। पॉइंट क्लियर है ये? डीएनए में एक OH है, आरएनए में दो OH है। सेकेंड, presence of thymine at the place of uracil also confers additional stability to DNA. OH
के वजह के ओएच के अलावा थायमिन का होना डीएनए में ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है डीएनए को, क्योंकि आरएनए में थायमिन नहीं है, आरएनए में क्या है, यूरेसिल है। ठीक है। थर्ड, आरएनए इज ऑल्सो नोन टू बी कैटालिटिक। आरएनए जो है वो कैटालिटिक रोल भी प्ले करता है, और आपको पता है कैटालिटिक का काम किसी भी कैटालिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्शन को आगे बढ़ाना, है ना। तो कैटालिस्ट हमेशा बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, और जब भी कोई बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा तो वो स्टेबल कम होगा, है ना। तो आरएनए बहुत ज्यादा रिएक्टिव है तो स्टेबिलिटी उसकी कम हो जाएगी। देयरफॉर डीएनए इज केमिकली लेस रिएक्टिव है एंड स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल है। वहीं अगर आरएनए के बारे में बात करें तो आरएनए जो है वो केमिकली मोर रिएक्टिव और स्ट्रक्चरली लेस स्टेबल है। ठीक है। इसीलिए अगर इन दोनों न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो डीएनए जो है वो बेटर जेनेटिक मटेरियल होता है एज कंपेयर टू आरएनए। इसका एविडेंस आपको ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल से भी मिल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में याद करो, लास्ट लेक्चर मैंने बताया था आपको कि जो बैक्टीरिया है उसको हीट किल करने के बाद वो बैक्टीरिया वो किल हो जा रहा है, बट उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो दूसरे बैक्टीरिया में इंटर हो रहा है और उसको ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है। इट मीन्स दैट हीटिंग होने की वजह से बैक्टीरिया तो मर गया लेकिन उसका जेनेटिक मटेरियल अभी भी प्रिजर्व है। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में हीट किल, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, हीट किल्ड होने की वजह से बैक्टीरिया डाई, है ना, बैक्टीरिया मर जाता है, किल्ड हो जाता है, बट उसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो प्रिजर्व रहता है। जेनेटिक मटेरियल प्रिजर्व, या फिर आप कह सकते हो कि अगर डीएनए जेनेटिक मटेरियल है तो उसका जो डबल स्टैंडर्ड है वो अलग हो जाएगा अगर हीटिंग होगा तो, लेकिन जैसे ही एप्रोप्रिएट टेम्परेचर आएगा तो वो जो स्टैंड है वो वापस जुड़ जाएगा। ठीक है। तो स्टेबिलिटी का जो प्रूफ है उसका सबसे बड़ा तो ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल से हमें मिल जाता है कि यस डीएनए इज वेरी स्टेबल। समझ में आया? एनी डाउट? आगे बढ़े। Okay, so now let's discuss the criteria third. In this we will discuss the scope for slow changes. अभी तक हमने stability discuss किया था, और stability discuss करने के बाद हमें ये भी discuss करना है कि कोई भी चीज़ अगर stable है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि ह्यूमन के बारे में बात करें, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का इवॉल्व होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जिस्टेंस के लिए, है ना, सर्वाइवल के लिए। तो इवॉल्व कोई भी चीज तब होगा जब उसमें चेंजेस आएंगे, और चेंजेस तब होगा जब वो थोड़ा बहुत रिएक्टिव होगा या अपने आप में थोड़ा बहुत चेंज लाने का स्कोप होगा। तो डीएनए और आरएनए के बारे में अगर हम बात करें तो ये दोनों के पास एबिलिटी होती है कि म्यूटेट कर सके, है दोनों स्टेबल है। डीएनए एज कम्पेयर टू आरएनए ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन इनके पास स्कोप है कि ये थोड़ा बहुत चेंज को अलाउ करते हैं। डीएनए क्योंकि लेस स्टेबल है एज कम्पेयर टू डीएनए, इसके पास चेंजेस के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है, ये म्यूटेट करता है बहुत ही फास्ट रेट पे एज कम्पेयर टू डीएनए। इसीलिए देयरफॉर वायरसेस हैविंग आरएनए जीनोम, वैसे वायरसेस जिनका जीनोम आरएनए होता है और लाइफ स्पैन जो है वो कम है, वो म्यूटेट करते हैं और रिवॉल्व होते हैं फास्टर रेट पे। आप इसका एग्जांपल आपको बहुत सारे डिजीज से भी मिल जाएगा। बहुत सारे बैक्टीरियल और वायरल डिजीज के बारे में अगर बात करें तो बैक्टीरियल डिजीज के अगेंस्ट बहुत आसानी से वैक्सीन बन जाता है, लेकिन वायरल डिजीज के अगेंस्ट वैक्सीन बनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अभी आप कोरोना को देख ही रहे होगे, है ना। तो जितने भी वैसे वायरस होते हैं जिनमें आरएनए जीनोम होता है, तो क्योंकि आरएनए लेस स्टेबल है, इवॉल्व बहुत जल्दी हो जाता है, तो उसके अगेंस्ट वैक्सीन बनाना थोड़ा बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है। मैं आपको ट्राई करते हैं, आप यहाँ देखो, फॉर एग्जांपल ये कोई वायरस है ए, ठीक है, तो हम इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना रहे हैं, एंटीबॉडी ए, लेकिन जब तक इसके अगेंस्ट हम एंटीबॉडी ए बनाएंगे ना, ये इवॉल्व होकर ए डैश बन जाएगा। फिर चलो मान लो कि ठीक है, हमने फिर से एंटीबॉडी बनाया एंटीबॉडी ए डैश के अगेंस्ट, लेकिन जब तक एंटीबॉडी ए डैश के अगेंस्ट बनेगा, ये वायरस फिर से इवॉल्व होके ए डबल डैश बन जाएगा। तो
वैसे वायरस के लिए जिनका आरएनए जीनोम होता है, क्योंकि वो लाइफ स्पैन भी कम है और वे इवॉल्व बहुत ही फास्ट रेट पे होते हैं, एंटीबॉडी नहीं बन पाता है। ठीक है, समझ में आया? ये इस स्लाइड में कोई डाउट है? नहीं है? डीएनए आरएनए दोनों म्यूटेट कर सकता है। डीएनए क्योंकि अनस्टेबल है तो म्यूटेट फास्ट रेट पे करता है, इसलिए वायरसेस जिनका आरएनए जीनोम होता है वो बहुत ही ज़्यादा इवॉल्व करते हैं, बहुत ही जल्दी इवॉल्व करते हैं और म्यूटेशन उनमें बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, अब बात करते हैं क्राइटेरिया 4 के बारे में। ये कह रहा है कि जेनेटिक मटेरियल शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर। मेंडेलियन कैरेक्टर आप थोड़ा बहुत याद करो, वो कह रहा था कि जीन जो है वो एमआरएनए बनाएगा। जीन क्या? डीएनए ही ना। डीएनए का तो एक छोटा सेगमेंट होता है एमआरएनए, और एमआरएनए प्रोटीन बनाकर अपने आपको एक्सप्रेस करेगा, है ना। फिनोटिपिकली हमें कलर दिखेगा कि यस नाउ ये पिंक कलर है, अभी ये वाइट कलर है, ये रेड कलर है, ये टॉल है, ये शॉर्ट है, ये सब तब दिखता है जब कोई भी प्रोटीन को या कोई भी जीन अपने आप को या कोई भी ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस करता है। जेनेटिक मटेरियल जो है उसको अपने आप को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर द synthesis of protein, hence can easily express the character, while DNA however is dependent on RNA for synthesis of protein। वही डीएनए की अगर हम बात करें तो वो आरएनए पे डिपेंडेंट है प्रोटीन के लिए। जैसे ये रहा डीएनए, ठीक है, दिस इज डबल स्टैंडर्ड डीएनए। डीएनए अगर प्रोटीन बनाना चाहता है तो पहले उसको ट्रांसक्रिप्शन करना पड़ेगा, ट्रांसक्रिप्शन से डीएनए एमआरएनए बनाएगा, है ना। एमआरएनए के बाद ट्रांसलेशन होगा और फिर जाकर ये प्रोटीन बनाएगा। एमआरएनए के बाद ट्रांसलेशन होगा और ये प्रोटीन बनेगा। ठीक है, मतलब ये कि डीएनए अगर चाहता है प्रोटीन बनाना तो उसको 2 स्टेप करना पड़ेगा, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। लेकिन अगर आरएनए चाहता है प्रोटीन बनाना तो उसको सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, जो है ट्रांसलेशन। इसलिए कहते हैं कि आरएनए जो है वो किसी भी प्रोटीन को डायरेक्टली कोड कर सकता है एज कम्पेयर टू डीएनए। डीएनए जो है उसको एक स्टेप ज़्यादा करना पड़ेगा। आप ट्रांसक्रिप्शन दे जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो वहाँ पर आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि डीएनए को प्रोटीन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, आरएनए बहुत ही इजीली प्रोटीन बना लेता है। ठीक है, समझ में आ गया? ऑल 4 क्राइटेरिया क्लियर है? कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर बताया, कोई डाउट है तो। आगे बढ़े। ओके, सो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि डीएनए एंड आरएनए बोथ कैन फंक्शन एज जेनेटिक मटेरियल, दोनों जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर सकता है। बट डीएनए क्योंकि ज़्यादा स्टेबल है इसलिए हम जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, ये ध्यान से सुनो, स्टोर करने के लिए लंबे टाइम तक, फॉर लॉन्ग टाइम, अगर आप चाहते हो कि लंबे टाइम तक सालों साल आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर रहे, तो उस केस में हम डीएनए यूज करते हैं। लेकिन अगर कम टाइम तक रखना है, ज़्यादा नहीं है, कुछ सेकेंड्स या कुछ दिन तक, 1-2 दिन में कहानी खत्म हो जाना चाहिए, तो हम आरएनए को जेनेटिक मटेरियल यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन आरएनए इज बेटर। ये लाइन क्या कह रहा है? ये लाइन कह रहा है कि अगर तो आप ट्रांसमिशन करना चाहते हो उस केस में आरएनए बेटर है, क्योंकि आरएनए का रेप्लिकेशन जो है वो फास्ट हो जाता है, बिकॉज आरएनए रेप्लिकेट फास्टर देन डीएनए। डीएनए से डीएनए के कंपैरिजन में आरएनए जो है वो अपने आप को बहुत ही जल्दी रेप्लिकेट कर लेता है। इसका भी रीजन है क्योंकि आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है जनरली। जनरली कैसा होता है? सिंगल स्टैंडर्ड होता है। तो सिंगल स्टैंडर्ड है तो उसको बहुत आसान से वो अपने आप को ट्रांसलेट कर लेते हैं। ठीक है, डीएनए जो डबल स्टैंडर्ड है उसको डबल स्टैंडर्ड को अपने आप को अलग करना पड़ता है, फिर एमआरएनए बनता है, फिर एमआरएनए जो है वो फिर स्प्लाइसिंग होती है, कैपिंग होता है, तब जाके फिर प्रोटीन बनता है। ठीक है, तो उसके कंपैरिजन में आरएनए बहुत इजीली बना लेता है, इसलिए अगर ट्रांसमिशन करना चाहते हो आप जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का तो आरएनए ज़्यादा बेटर होता है।
और लेकिन आप स्टोर करना चाहते हो लंबे टाइम तक, तो उस केस में डीएनए इज बेटर। ओके, इसीलिए डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल ज़्यादा यूज होता है, प्रिडोमिनेंट है, क्योंकि बहुत सारे मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में वो उनका लाइफ स्पैन जो है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वायरसेस। और अगर ज़्यादा है लाइफ स्पैन तो इट मीन्स दैट आपको जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को बहुत ही लंबे टाइम तक स्टोर करना है। ये नहीं कि एक बार सेल डिवाइड किया, दूसरी बार डिवाइड करते वक्त उसमें म्यूटेशन हो गया तो अलग इंसान बन गया। ठीक है, आप इमेजिन करो कि आपके स्किन का जो सेल है वो एक बार जो है वो लाइट ब्राउन कलर का है, ठीक है, प्लीज़ कोई ऑफेंड मत हो ना, मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ कि स्टार्टिंग में आपका स्किन कलर जो है वो लाइट ब्राउन कलर का है, और इसमें अगर म्यूटेशन जल्दी हो जाता और ये अगले बार जब उसका सेल डिवीजन का टाइम आया, तो जब आप स्क्रब कर रहे होते हो ना, तब वो सेल डिवाइड करके जो नया सेल्स बनेगा उसमें म्यूटेशन हो गया और जो स्किन का कलर आया वो बिल्कुल ही वाइट आ गया। तो कैसा दिखेगा आपका, एक हाथ जो है वो लाइट ब्राउन कलर का और दूसरा हाथ जो है वाइट कलर का, बहुत ही अजीब दिखेगा, है ना। ये इसलिए क्यों हुआ, क्योंकि आपका जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर नहीं रह पाया, उसमें म्यूटेशन हो गया, उसमें चेंज आ गया। ठीक है, तो अगर आप लंबे टाइम तक चाहते हो कि आपका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रिजर्व रहे, तो आपको डीएनए प्रिफर करना पड़ेगा। और आप चाहते हो कि अगर आप ट्रांसमिशन करवाना है, रेप्लिकेशन जल्दी से, क्योंकि रेप्लिकेशन जल्दी से हो जाता है, इसलिए आरएनए बेटर होता है। समझ में आया? एनी डाउट? आई होप कि बहुत अच्छे से ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अगर है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। और yeah, that's it for, okay, please, and sorry, that's it for today. Okay, so yeah, okay, thank you, bye bye, don't forget to like, share and subscribe. Thank you.